नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका को प्रारंभ करने का उद्देश्य यही है कि जो बुद्धिजीवी है, विज्ञानवादी है, इनको धर्म का महत्व पता चले और जो धर्म को मानने वाले हैं उनकी धर्म के ऊपर श्रद्धा बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर हम ये धर्म विज्ञान का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने अलग अलग विषय समझ कर लिए। भारत की प्राचीन हिंदू संस्कृति कैसी थी, भारत की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा परंपरा कैसे थी, हम अपने कितने प्रगत थे, तो इसके बारे में हमने सब यहाँ पर जानकर लिया। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस धर्म विज्ञान की मालिका में समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए आज के इस मालिका को हम प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने पिछले धर्म विज्ञान की जो मालिका में आपने बताया तो प्राचीन भारत की वैज्ञानिकता तथा उसके प्रगत होने के बारे में कई उदाहरण देखे, परंतु आज भारत में इतिहास में ये कोई बातें पढ़ाई नहीं जाती है। उल्टा हमें यही बताया जाता है कि भारत में सांप और हाथी का ये देश है, तो इस प्रकार से बताकर हमारी हंसी उड़ाई जाती है। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में आप हमें बताइए। कार्तिक जी, सबसे पहले तो मैं एक मनुष्य प्रवृत्ति बताना चाहता हूँ कि जो स्वयं को हम बहुत बड़े हैं, हमारा देश बड़ा है, हमने बहुत संशोधन किया है और ये देश बहुत पिछड़ा है और सांप और हाथी और बंदरों का देश है। तो यह जो ईर्ष्या और तुलना की जो उनकी वृत्ति है ना, वही उसमें से ध्वनित होती है, क्योंकि व्यक्ति तो उसके विचारों से पहचान में आता है। दूसरी, अगर ये पिछड़ा हुआ था, हाथी सांप और ऐसे पुरातन परंपरा का देश था, तो इस्लामिक आक्रांता और ये जो क्रिश्चियन आक्रांता इस देश में आए और भारत की जो संपत्ति, यहाँ की परंपरा, यहाँ ग्रंथ, यहाँ का खनिज, यहाँ की जो मसाले के पदार्थ या भोजन बनाने की विधि से लेके सब विधि यहाँ से वो लेके गए, तो फिर किस मामले में वो भारत को पिछड़ा कहते हैं। तो ये समझ के लेने की हमको आवश्यकता है कि उनमें जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया कि जब हम घुमक्कड़ थे, हमको भोजन बनाना नहीं आता था, तब भारत में इतनी प्रगल्भ और परंपरागत संस्कृति थी। तो वह भारत में आकर देखने के बाद उनके मन में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उसके आधार पर वे भारत को ऐसे पिछड़ा है ये करते। ये एक गोबेल्स टेक्निक या ये जो भारत को बदनाम करने की जो एक षड्यंत्र की जो बात है, तो वो हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। जैसे हमने पिछले कुछ भागों में देखा है कि भारत में धातु विज्ञान कितना प्रगत था। आज भी कुतुब मीनार के पास जो धर्मस्तंभ वहां पर है, तो वो पूरे विश्व को एक चमत्कार और कैसे बना है इसकी खोज वो अभी भी शास्त्रज्ञ कर रहे। इतना विज्ञान आधुनिक होने के बाद भी वो ये स्थिति में है। तो भारत चाहे कला में हो, खगोल शास्त्र हो, गणित हो, भाषा हो, आदि संदर्भ की हमने जो हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा है वो हमने कुछ ना कुछ मात्रा में देखी है। भारत से ही चोरी करके हमारे जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को, चाहे वो इस्लामी आक्रांता हो, चाहे वो क्रिश्चियन या ब्रिटिश आक्रांता हो, यहीं से वो सिद्धांत लेकर अपने अपने क्षेत्र में गए हैं और वो वहां पर वो अपना है करके उन्होंने प्रचारित किया। तो इसमें ये जो पाश्चात्यों का कुछ झूठा प्रचार भी था, उसके भी हमने कुछ महत्व के उदाहरण हमने जान लिया। पुरातन तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के जो सिद्धांत थे, रेडियो तरंग के हो या वनस्पति के संदर्भ में उससे आने वाली अनुकूल प्रतिकूल संवेदनाएं हो, उसके भी सिद्धांत को कैसे चुरा कर अपने नाम पर ये किया है, वो तो हमने अभी अभी 100 वर्ष पूर्व भी देखा है उनकी वृत्ति। तो ये उनके एक विकृत मनोवृत्ति का ही वो दर्शन है, ऐसे हमें समझना चाहिए। अब इन सबके साथ
या हमारा इस परंपरा के साथ ये जो पाश्चात्य आक्रांता है या इस्लामिक आक्रांता है, पाश्चात्य ने क्रिश्चियन आक्रांता, तो हमारे इस ज्ञान परंपरा के साथ वो हमारा भारत का नाता तोड़ना चाहते हैं। इस आधुनिक विज्ञान की प्रगति का श्रेय वो स्वयं लेना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे हैं और ये हमको सबसे पहले जानकर लेने की आवश्यकता है। इस षड्यंत्र का जो नाम था वो सबसे महत्व का यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, अर्थात आर्यों के आक्रमणों का सिद्धांत या आर्यों का पश्चिमी प्रदेशों से भारत में प्रवेश, इस तरह का वो एक सिद्धांत उन्होंने रखा था जिसके माध्यम से उन्होंने पूरे आर्य या भारतीय सभ्यता का इतिहास ही बदलने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी बताया आर्यन इन्वेजन थियरी, तो ये थियरी क्या है? या आर्य यहाँ पर इन्होंने कैसे अंदर वो घुसे, ये इस प्रकार का ये गलत तरीके से यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पहले मैं एक प्रश्न स्वयं उपस्थित करना चाहता हूँ पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के सामने। ये जो इस्लामी आक्रांता थे वो भारत में आने के पहले भारत में एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी मस्जिद या दरगाह नहीं था और भारत पर ना उर्दू या ऐसे फारसी भाषाओं का प्रभाव था। तो आज जो भारत में धर्मांतरित मुस्लिम है, यहाँ पे मस्जिद या दरगाहें है, यहाँ पर उर्दू का जो प्रभाव है, तो क्या इसको हम इस्लामिक इन्वेजन थ्योरी के नाम से उसको स्थापित करना चाहिए? या 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज या पोर्तुगीज या डच या ये इस तरह से जो यूरोप से क्रिश्चियन आक्रांता आए और वो भारत में आने के पहले भारत में एक भी व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं था, एक भी चर्च नहीं था, यहाँ पर एक भी अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति नहीं था, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं था, तो वर्तमान में जो भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव दिख रहा है, क्रिश्चियनों की जो संख्या बढ़ रही है, भारत में जो चर्च की संख्या बढ़ी है, या जब भारत पर जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हुआ है, तो क्या हम इसको क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी करके स्थापित करना चाहिए? क्या ये ब्रिटिश का या क्रिश्चियनों का भारत का इन्वेजन है, यह स्थापित करना चाहिए? क्या भारत के जो वर्तमान के मुसलमान है, वर्तमान के क्रिश्चियन है, उन्होंने ये इस्लामिक इन्वेजन थ्योरी को विरोध करके सभी इस्लामी जो आक्रांत है या उनके देश है, उनके विरुद्ध भी रिवॉल्ट करना चाहिए? भारत के जो सभी क्रिश्चियन है, जो ये क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी के वो विक्टिम है, तो उन्होंने आज पूरे ईसाई देश या ईसाईयत के विरोध में रिवॉल्ट करना चाहिए और ये इस्लामिक इन्वेजन थ्योरी और क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी के जो परिणाम हुए हैं उसको नष्ट करके उन्होंने वापस घर वापसी करना चाहिए। इस तरह का मैं पहले प्रश्न उपस्थित करके फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी की तरफ जाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसकी शुरुआत मैक्स मुलर द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया और उसमें एक थ्योरी रखी गई कि पश्चिमी या एशियाई प्रदेशों से, ईरान के तरफ से ये आर्य भारत के तरफ आए, उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति को नष्ट किया और फिर भारत में प्रवेश किया और भारत पे अपना कब्जा किया। मगर ये थ्योरी कब आई? जब भारत में क्रिश्चियन इन्वेजन हो रहा था, जिस समय भारत में इस्लामिक इन्वेजन चल रहा था और ये दो सत्ता भारत के बहुतांश भागों पर सत्ता कर रही थी और ऐसे ये क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी के आधार पर ये जो यूरोपियन ईसाई लोग थे उसमें के एक मैक्स मुलर नाम के तथाकथित संस्कृत विद्वान जो कभी भारत में नहीं आया है, उसने यह थ्योरी रखी है। तो उसकी सत्यता और वस्तुनिष्ठता कितनी है उसके ही बारे में पहले शंका निर्माण होती है, ऐसे मैं कहना चाहूंगा। कि आज वर्तमान भारत की सरकार तथा अन्य जो बाजार में उपलब्ध झूठे इतिहास की किताबें हैं, उसमें से यह एक झूठ निरंतर प्रचारित किया जा रहा है कि जिसमें यह कहा जाता है कि पश्चिम से भारत भूमि पर विदेशी आर्य
विदेशी आर्य ने आक्रमण किया और उन्होंने भारत पर प्रवेश करके भारत पर कब्जा किया और उसको वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ऐसा नाम देकर झूठा इतिहास का प्रचलन वो बढ़ा रहे हैं। अब सबसे महत्व की बात क्या है कि इस पुस्तकों में आर्य को घुमंतु या कबीलाई स्तर के लोग बताया गया है। घुमंतु या कबीलाई यानी जिनका स्वयं का कोई पक्का घर का निवास नहीं है और जो निरंतर अलग अलग जगह अपनी बस्तियां बनाते हैं, बारिश में अलग जगह, ठंड में अलग जगह, धूप के समय अलग जगह और निरंतर घूमते रहते हैं। ऐसे तरह के उनको घुमंतु या कबीलाई करके बताया गया है। यानी एक तरह से आर्य घुमक्कड़ लोग थे, परंतु उनके पास वेद थे, उनके पास घूमने फिरने के हेतु रथ थे, उनके स्वयं के अस्त्र शस्त्र औजार थे, उनकी स्वयं की एक भाषा थी, उनके स्वयं के भाषा की एक लिपि भी थी। मतलब ये घुमंतु तो थे मगर ये पढ़े लिखे भी थे, ये सभ्य भी थे और सुसंस्कृत भी थे, परंतु घुमक्कड़ थे। अब ये अगर आप बारीकी से इस वाक्य का आप अध्ययन करें तो पूरे विश्व के दुनिया में यह एक अनोखा उदाहरण आपको पता चलेगा कि जहां पे घुमक्कड़ जो लोग बताए जा रहे हैं आर्य, वे लोग जो नागरी सभ्यता थी यानी जिनके पक्के घर थे और किसी शहर बसाकर जो रहते थे, उनसे ज्यादा सभ्य, सुसंस्कृत, प्रगतिशील और वैज्ञानिक या भौतिक दृष्टि से उत्कर्षवादी थे। तो ये बड़ा एक विरोधाभास उन्होंने ये षड्यंत्र में किया है, क्योंकि जब कोई थेरी का मतलब ही सिद्धांत मतलब एक कल्पना वो रखते हैं जिसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है और जिसके लिए वो कोई एविडेंस ऐसे खास कर नहीं दे सकते, ऐसे ही वो उन्होंने रखा है। तो ये अत्यंत अनोखा उदाहरण है कि आर्य सुसंस्कृत भी थे, सभ्य भी थे, प्रगत भी थे, मगर वो घुमक्कड़ थे। तो ऐसा उदाहरण आपको कहीं मिलेगा नहीं, है मुझे सबसे पहले कहना चाहता हूं। और आर्य आर्य ये कभी किसी वंश का नाम नहीं था, तो वो गुणवाचक संबोधन था। सनातन परंपरा में जो अनेक स्तर के शिक्षित, अशिक्षित, अविकसित, विकसित ऐसे विविध स्तर का उस समय जो एक मानवीय जीवन में जीवन था, उसमें सुसंस्कृत या सभ्यता जिन्होंने पाकर वो स्थिति अटेंड किया है, उसको आर्य कहा जाता था। वो ना जातिवाचक था ना वंशवाचक था, तो आर्य यह गुणवाचक शब्द था। ये सनातन या हमारी हिंदू परंपरा बताती है। अब इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये षड्यंत्र है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। और ये षड्यंत्र क्यों, किसने, किस लिए बनाया, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि वो पाश्चात्य विद्वानों में जो मैक्स मुलर है, विलियम हंटर है या लॉर्ड मैकॉले है, ये जो तीन प्रमुख तथाकथित विचारवंत है, इनके कारण भारत के इतिहास का विकृतीकरण शुरू हुआ है। और अंग्रेजों द्वारा जो लिखित इतिहास है उसमें चार प्रमुख जो बातें प्रचारित की जाती है, तो उसमें हमको जानने की बात है कि पहली यह है कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता से होती है। यानी भारतीय इतिहास की शुरुआत केवल वो सिंधु घाटी संस्कृति के ही साथ जोड़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति के साथ ही जोड़ते हैं। जबकि हमने कल परसों देखा था कि ये जो सिंधु घाटी का प्रदेश है, उसमें रामायण काल में राजा भरत ने अपने दो पुत्रों को लेकर वो प्रदेश कैसे जीता था और वो दो पुत्र के नाम पर दो राजधानियां बनाकर कैसे वो प्रदेश को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का प्रयास किया था। तो रामायण काल से ही वो वहां पर था, वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी जो बात वो इतिहास में झूठी प्रचारित करते हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो द्रविड़ वंश के थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। तीसरी बात यह वो प्रचारित करते हैं कि आर्यों ने बाहर से आकर सिंधु सभ्यता को नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया। और चौथी यह वो दुष्प्रचार करते हैं कि आर्यों और स्थानिक दासियों के निरंतर झगड़े
चलते रहते थे। तो उनके सिद्धांतों से आर्यों को सभ्य और सुसंस्कृत माने तो क्या इस तरह की बातें हो सकती है? यही पहला प्रश्न उठता है। तो ये चारों बातें जो प्रचलित कर रहे हैं वो एक षड्यंत्र के तहत भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देने का प्रयास है। आर्य बाहर से आकर वो स्थानिक नहीं है ये बताने का जो प्रयास चल रहा है वो षड्यंत्र की जो जड़ है वो हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब किसी के भी पास ये जो थ्योरी रख रहे हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उन किसी के भी पास आर्यों के विदेशी मूल के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं है। उनके पास उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। वास्तविकता अगर आर्य बाहर से आए हैं ऐसे वे कह रहे हैं और ऐसा वो प्रचारित कर भी रहे हैं, लेकिन वे कहां से आए इसका सटीक जवाब कोई इतिहासकार अब तक नहीं दे पाया है। कोई इतिहासकार कहता है कि सेंट्रल एशिया से आए, कोई कहता है साइबेरिया से आए, कोई कहता है मंगोलिया से आए, तो कोई कहता है कि ये ट्रांस कॉकेशियन वो क्षेत्र से आए, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडिनेविया से आए ऐसे बताया है। मतलब यहाँ की किसी के पास आर्यों के विदेशी मूल का कोई तथ्य नहीं, उसके कोई प्रमाण नहीं। सब अपनी अपनी कल्पना कर रहे हैं। कोई कह रहा है यहां से आया, कोई कह रहा है यहां से आया, और अपने अपने हिसाब से सब तर्क दे रहे हैं। क्योंकि अब झूठा अगर उन्होंने कोई सिद्धांत रखा है तो झूठे सिद्धांतों को सच साबित करने के लिए और एक झूठा बोलना उनको आवश्यक हो रहा है। और उसके कारण आर्य कहाँ से आया इसके बारे में वो ना तो स्पष्टता से बता पा रहे, ना तो कोई तथ्य और आधार उसके लिए दे पा रहे। तो इसी से यह षड्यंत्र है ये सिद्ध होता है, और ये झूठा कैसे प्रचार हो रहा है वो भी हमें समझ में आता है। अब दूसरा जो महत्व का ये सिद्धांत को छेद देने वाला जो है कि इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के षड्यंत्र में आर्य और द्रविड़ ये दो अलग है यह भेद घुसाड़ने का प्रयास करना। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब से क्रिश्चियन इन्वेजन हुआ है भारत में, चाहे वो ब्रिटिश, डच या हॉलैंड, पुर्तगाल जिसके रूप से हुआ हो, डिवाइड एंड रूल यही उनकी राजनीतिक तत्व को पकड़कर वो अपना राजकाज करने में व्यस्त थे। अब आर्य और द्रविड़ यह भेद घुसाने के पीछे डिवाइड एंड रूल, समाज में फूट डालो, उसको असंगठित करो, उनको शक्तिहीन करो और अपना राज करो। तो मैक्स मुलर ने ही भारत में ये जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी लागू करने का काम किया तो इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि ईश्वर की या ये जो निसर्ग है उसकी क्या योजना थी? तो अचानक सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी के किनारे में एक सभ्यता के कुछ अवशेष हमें प्राप्त होना शुरू हो गए, और ये अवशेष कोई एक जगह होते तो और बात थी, परंतु यहाँ कई सारी जगहों पर ये सभ्यता अस्तित्व में थी इसके हमें प्रमाण मिलने लगे। इसे बाद में जब उसका उत्खनन शुरू हो गया, उसका शोध कार्य शुरू हो गया, तो वहां पर जो संस्कृति मिली, वहां पर एक जो प्रगत संस्कृति के अवशेष मिले उसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहकर उसके संबोधित किए जाने लगा। ऐसे में जो 100-150 वर्ष पूर्व मैक्स मुलर ने आर्यन आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो उसने बताई थी उसके समक्ष कुछ सवाल अपने आप खड़े हो गए। यदि इस सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता मान लिया जाए तो फिर उनकी आर्य विदेश होने की जो थ्योरी है वो झूठ अपने आप सामने आ जाता है। तो फिर ऐसे में ये थ्योरी का अस्तित्व क्या है? अब इस प्रश्न के कारण जो शंकाएं उत्पन्न हुई तो उसके आगे कुछ इतिहासकारों ने धीरे धीरे यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ थे और वैदिक लोग आर्य थे। यानी जब तक यह हड़प्पा संस्कृति हो या सिंधु घाटी की सभ्यता का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ तब तक सभी तरफ आर्यों की ही बात किया जा रहा था। और जैसे ही यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ तथ्य मिलने लगे तो अब उन्होंने दूसरा डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज
या ईसाई इन्वेजन थ्योरी में आता है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तो द्रविड़ों की है और आर्य तो वैदिक परंपरा से थे। मगर इस दृष्टि से देखे तो सिंधु घाटी अगर द्रविड़ सभ्यता का अगर वो प्रमाण है, तो आज दक्षिण भारत में जो द्रविड़ है वो कहा जाता है, तो वो वहां के मूल निवासी नहीं हो सकते हैं। वो तो सिंधु घाटी के क्षेत्र के थे। तो क्या अब ये द्रविड़ लोगों ने दक्षिण भारतीय इस बार इन्वेजन किया, तो नई कुछ द्रविड़ इन्वेजन थ्योरी वो निकालने वाले हैं क्या? ऐसा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। तो मूल तथ्य क्या है कि सिंधु सभ्यता आर्यों के आगमन से पहले की है और ये वो आर्यों ने आकर नष्ट कर दिया। यह जो एक बड़ा वो झूठा इतिहास प्रचलित करने के लिए शुरू किया, यह एक बड़े षड्यंत्र का ही भाग है। आर्यों की वैदिक संस्कृति भारतीय प्राचीन संस्कृति ना होकर सिंधु घाटी की संस्कृति यह भारत की प्राचीन संस्कृति है, ऐसे एक नया वो इस षड्यंत्र में जोड़कर उन्होंने ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी का एक नया स्वरूप उसको दिया है। यानी ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी इतनी अशाश्वत है कि एक एक तथ्य आने के बाद समय समय पर उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी के कल्पना में ही वो निरंतर बदलाव करते रहे। तो जो थ्योरी में ही अनेक बदलाव काल की गति में हुई, वो थ्योरी को सत्य मानना वो एक प्रकार से अवैज्ञानिक और मूर्खता है, या स्वयं के अज्ञान के कारण उनके षड्यंत्र को बलि जाने जैसी स्थिति है। ये किसी भी शिक्षित या समझदार व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अब आर्य और द्रविड़ सभ्यता अलग अलग होने का ये जो झूठी संकल्पना का प्रचार आर्यन इन्वेजन थ्योरी के माध्यम से ये ईसाई इन्वेजन करने वाले जो स्कॉलर्स है, इतिहासक है, इन्होंने जब शुरू किया, तो उसमें की कुछ बातें हमको वापिस जानने की आवश्यकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी और उस समय पश्चिमी सभ्यता के पास ऐसे नगर कहीं पर भी नहीं था। और ऐसे में आर्य पश्चिम देशों से आए ऐसा कहा जाता है। तो अचानक उनके पास स्नान गृह बनाना या शहरों की रचना कैसे करे, यानी टाउन प्लानिंग का जो ज्ञान है, या ये स्नान गृह बनाना या पक्के ईंटों से घरे बनाना, ये तकनीकी वो अचानक कहां से सीखे? क्योंकि वो तो घुमक्कड़ थे, उनके पास तो पक्के घर नहीं थे। तो ये अचानक सब तकनीकी अपने आप उन्होंने कैसे क्या आत्मसात कर लिया? और वह भी ऐसे समय जिस समय ग्रीक हो, रोम हो या एथेंस, इन शहरों का तो नामो निशान ही नहीं था। यानी जिनके पास पक्के घर, शहरीकरण का नामो निशान नहीं था, वो निर्माण करने की तकनीक नहीं थी, उन्होंने अचानक भारत में आकर ये तकनीक कैसे आत्मसात कर लिया? यह जो प्रश्न चिन्ह रहता है उसके लिए वो कोई उत्तर नहीं देते हैं। तो संभवतः उन्होंने यही सोचकर यह प्रचारित किया होगा कि सिंधु सभ्यता के नगर यह वैदिक सभ्यता के नगर नहीं होंगे, यह अनुमान लगाकर उन्होंने ये प्रचलित किया था। और वो वैदिक परंपरा के शहर न होने के कारण यह तो द्रविड़ सभ्यता के नगर है, यह ठप्पा मारकर उन्होंने यह झूठा प्रचार शुरू कर दिया था। परंतु सिंधु की जो द्रविड़ सभ्यता और जो आर्यों की वैदिक सभ्यता है, वो दोनों दोनों अलग बताने का जो प्रयास हो रहा है, और सिंधु लोग द्रविड़ थे और आर्य लोग वैदिक थे, ये जो विभाजन करने का प्रयास किया, तो उसके आधार पर आर्य तो बाहर से आए हैं और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है भारत का। तो इस थ्योरी को तात्कालिक कुछ भारतीय इतिहासकार जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, या भारत स्वतंत्र होने के बाद जो गोरे अंग्रेज जाने के बाद जिन काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई थी, उन्होंने उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को है उसी तरह से स्वीकार लिया। ये हमारे भारतीय लोगों की तरफ से जो एक दुर्दैवी की बात है, वो दुर्दैव हमारा यहाँ पर है कि अपने ही लोगों के षड्यंत्र में अब हम फंसना शुरू हुए। अब इन्होंने आर्य को बाहरी और आक्रमणकारी सिद्ध करने के लिए क्या क्या किया? तो ये जो अंग्रेज थे उन्होंने इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने जो आर्य का काल तय किया है उसमें वे कहते हैं कि
1500 वर्ष ईसा पूर्व से लेके तो 500 वर्ष ईसा पूर्व के बीच का काल है, वो आर्यों का काल है। और हमारे यहाँ के जो कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लेने के बाद पाश्चात्य अंग्रेजों के कथित इतिहासों को ही अपना मानक या दंडक मानकर उसी आधार पर जिन्होंने अध्ययन किया और भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने इतिहास की पुस्तकें लिखी और उस पर शोध करके शोध पुस्तकें भी लिखी, तो वो जो काले अंग्रेज रूपी हमारे स्वयं के लोग थे भारतीय, उन्होंने इस षड्यंत्र को एक नया आधार दिया और भारत में प्रचलित किया। अब अंग्रेजों के साथ तथाकथित भारतीय इतिहासकार भी यही थ्योरी को दोहराकर भारतीय जनमानस में जहर फैलाने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। इसका परिणाम क्या हो गया? तो अंततः भारतीय समाज में यह भ्रांतियां फैल गई कि आर्यों ने द्रविड़ों की सिंधु सभ्यता नष्ट कर दिया। आर्य घोड़े पर सवार होकर आए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, सिंधु घाटी में जो द्रविड़ संस्कृति, उन लोगों को वहां से हकाला और वहां पर शासन किया, इन लोगों पर शासन किया। और 1500 ईसा वर्ष पूर्व घोड़े के बारे में सिर्फ आर्य ही जानते थे, ऐसा भी उससे एक अर्थ निकलता है। एल बाशम ने अपनी किताब में ए वंडर दैट इंडिया वॉज में वो लिखते हैं कि दूसरे मिलेनियम में भारत आने वाले आर्यों का, भारत में आने वाले जो आर्यों का समूह था, वो काव्य रचना करने में अत्यंत प्रवीण हो चुका था, जिसे देवों को खुश करने के लिए गान गाया जाता था, जिसको साम वेद कह सकते हैं, साम गायन कह सकते हैं, या हमारी गाने की शास्त्रीय परंपरा या भजन गीत इत्यादि भी उस समय शायद प्रचलित हुआ होगा। तो उन्होंने उस समय उसमें यह भी लिखा कि आर्य अपने साथ पितृ सत्तात्मक परिवार, जीवन पद्धति, घोड़े, रथ आदि अपने साथ लेकर सिंधु घाटी या भारतीय परिप्रेक्ष्य में आए थे। अब ऐसे ही विचार रखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने भी अब यह रटना शुरू कर दिया, यह तोतागिरी शुरू कर दिया कि आर्य बाहर से आकर यहाँ के जो मूल निवासी थे उन पर विजय प्राप्त करने वाले थे। आर्यों ने घोड़ों के द्वारा तथा रथों पे आरूढ़ होकर अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी जाति व्यवस्था और अपनी संस्कृत भाषा भारत को दिया। अब रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, या उनके वामपंथी साथी इतिहासकार हो, जो आर्य हो या हिंदू के बारे में द्वेषी रखते हैं और उनका सच्चा इतिहास सामने लाने के बजाय एक काल्पनिक सिद्धांत को या उनके झूठे इतिहास को वे अपने किताबों में लिख लिख कर देश की पूरी जनता को वो भ्रमित करते रहे हैं। प्रत्यक्ष में रोमिला थापर हो या इरफान हबीब हो, उन्होंने अगर सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ये जो धार्मिक इतिहास है रामायण महाभारत के स्वरूप में, उसका भी अध्ययन किया होता, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब वाली का वध किया तो जिसका राज्य था वो सुग्रीव को सौंपा था, उसने स्वयं राज्य नहीं लिया था। उसने रावण का वध किया तो रावण के भाई विभीषण को राज्य दिया, उसने स्वयं वहां पर राज्य नहीं किया था। और दूसरी तरफ जहां जहां श्री कृष्ण ने आक्रमण किया तो कश्मीर के राजा को जब उसने हराया तो राजा को मारने के बाद उसकी विधवा रानी जो धर्मपरायण थी उसको वहां राजगद्दी पर दिया। या जो देश में उसने वो राजा को हराया तो उसके परिवार के जो धर्मपरायण व्यक्ति थे उनको ही उस गद्दी पर बिठाया। मगर कई दूसरे देशों पर अपना जबरन राज्य स्थापित किया, ऐसे ना आर्य ना सनातन धर्म में कई इतिहास में आपको मिलेगा। तो इतना भी ये रोमेला थापर और इरफान हबीब को समझ में आया होता तो शायद ये झूठे षड्यंत्र को प्रचलित करने के षड्यंत्र में वो शायद जुड़े नहीं होते थे, पर उनका हिंदू धर्म के प्रति द्वेष ही ये कार्य कर रहा है, ये स्पष्ट होता है। अब ये वामपंथी इतिहासकारों के ये झूठे इतिहास सिखाने के षड्यंत्र का परिणाम क्या हुआ? तो इस सिद्धांत के कारण भारत को उत्तर और दक्षिण भारतीयों, इन वामपंथी इतिहासकारों के इस झूठे इतिहास के प्रचलन के कारण भारत पर क्या परिणाम हुआ है? तो ये जो झूठा आर्यन इन्वेजन थियरी का जो सिद्धांत भारत में प्रचलित किया है, उसके कारण ये ईसाई इन्वेजन के कारण जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हुई उसमें
भारत की जनता, उत्तर भारतीय जनता और दक्षिण भारतीय जनता, ऐसे सीधा सीधा दो भागों में वो बट गई है। उसमें ऊंच और नीच जातियों में विभाजित करने का एक दूसरा षड्यंत्र भी इससे आगे प्रचलित हुआ है। और सबसे विडंबना की बात है कि ये गोरे अंग्रेज जाने के बाद जो काले अंग्रेज इस देश में रहे हैं, तो उन राजनीतिक नेताओं ने अपने फायदे के लिए ये जाति भेद या उत्तर दक्षिण का जो भेद है उसका आपने चुनावी मसले के लिए बहुत उसका उपयोग करके ये जो है वो वैसे ही रखा है। ये हमारे भारतीयों के दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे मुझे कहना है। अब वास्तव में इसे 19वीं सदी में ही जब ये उपनिवेशवाद की जो पृष्ठभूमि में विजय दिखाने के लिए ये सिद्धांत यूरोप द्वारा रखा गया था, तो उसका आगे प्रचलन करना भारतीय राज्यकर्ताओं को आवश्यक नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसका दुरुपयोग किया और भारत को विभाजित रखते हुए अपनी सत्ता को अबाधित रखने का जो प्रयास किया, ये हमारा दुर्भाग्य की बात है। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो प्रचारित वैदिक काल है, वो काल को सिंधु सभ्यता के बाद का काल इसलिए माना जाता है क्योंकि आर्यों का प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद, वो ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 1000 वर्ष इस कालावधि में ही लिखने की पुष्टि होती है। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का ज्ञान तो इससे पहले सहस्त्रों नहीं तो लाखों वर्ष पूर्व था। क्योंकि उसके पहले ये वेदों की जो है या भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो वाचिक या मौखिक परंपरा होती थी। मौखिक परंपरा से गुरुकुल के माध्यम से गुरु शिष्य को, शिष्य उसके शिष्य को देकर वो परंपरा चलते आती थी। केवल लिखने का जब युग शुरू हुआ, जब लिपि लेखन साहित्य की उपलब्धता हुई, उसके बाद ऋग्वेदों को लेखन की मात्रा में प्रचलित करने का जो भाग हुआ, उसके बाद शायद ये विरोधाभास उन्होंने क्रिएट किया है। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में मानव ही नहीं तो पशुओं की भी चिकित्सा की जानकारी दी है। और ईसा से हजारों वर्ष पूर्व जड़ी बूटियों और वनस्पतियों के बारे में भारतीय समाज में या भारतीय जो ऋषि मुनि को असाधारण ज्ञान होता है, इसकी पुष्टि तात्कालिक जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य है, चाहे रामायण महाभारत के हमारे जो धार्मिक इतिहास है, उसमें बारंबार होती है। उस समय भारत के लोग उस काल में कितने सभ्य और कितने ज्ञान संपन्न थे, कितने प्रगत थे, ये स्पष्ट होता है। तो इसलिए अंग्रेजों द्वारा ये जो कालखंड वेदों के लिखण का बताया है, वो वस्तुतः झूठ है, यह इससे सिद्ध होता है। अब अंग्रेजों द्वारा जो प्रचार चालू था कि सिंधु घाटी की जो संस्कृति है, जिसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, वो पूर्व से ही उन्नत थी और आर्यों ने उस पर आक्रमण किया है। और आर्यों ने इस संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया, लड़ाई किया और सिंधु संस्कृति को नष्ट कर दिया। लेकिन यह झूठ भी कब पकड़ा गया, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। जब 1920 में हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी में जब खुदाई शुरू हो गई और वहां के शहर या वहां की संस्कृति उभर कर सामने आई, तो उस खुदाई में जो कंकाल प्राप्त हुए, वहां पर युद्ध की, लड़ाई की या उस तरह के विनाश की कोई चोटें या आदि तथ्य कंकालों पर नहीं पाई गई है। तो अंग्रेजों ने जो जो काल्पनिक कथा रचकर इस षड्यंत्र को भारत में स्थापित करने की, प्रचलित करने की जो जो विधि उन्होंने किया था, तो ईश्वर की हम भारतवर्ष पर और हम हिंदुओं पर इतनी कृपा है कि 1920 के बाद जो जो खुदाई होकर उसमें से जो तथ्य बाहर आए, तो वो तथ्यों के कारण ही मैक्स मुलर से लेके जो तथाकथित इस्लामी हो या क्रिश्चियन इन्वेजन करने वाले ये जो आक्रांता हो या ये झूठे वामपंथी इतिहासकार हो, उनके सबके झूठे प्रचलित कथाओं को उन्होंने उजागर करके ये सिद्धांत की खाल उधेड़ दिया था। तो ये अभी भी तथ्यों के आधार पर भारतीय युवकों को सिखाने की आवश्यकता है कि ये सिद्धांत झूठा है और वास्तविकता यह है। और ये जब होगा, तब सही मायने में भारत का उत्थान और भारत को
विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया होगी, ऐसे मुझे लगता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी आर्यन इन्वेजन थियोरी के बारे में हमें बताया और वो किस प्रकार से गलत है और वो किस प्रकार से हमारे ऊपर थोप दी गई है, ये भी आपने हमें समझाया। लेकिन इसकी रचना क्यों की गई थी, इसके पीछे क्या कारण था, वो भी आप हमें विस्तार से बताएं। मुझे जो लगता है कि सबसे पहला कारण है कि जो क्रिश्चियन इन्वेजन भारत में हुआ था, और क्रिश्चियन इन्वेजन के बाद वो वहां पे केवल सत्ता नहीं तो लोगों को धर्मांतरित करने का जो षड्यंत्र कर रहे थे, या उसके पहले जो इस्लामिक इन्वेजन भारत में हुआ था, और इस्लामिक इन्वेजन के माध्यम पे भारत के जो लोग धर्मांतरित होकर मुस्लिम हुए थे, तो उनको डर लग रहा था कि कई भारतीय एकजुट रहे और उनको हमारे वो जो अत्याचार कर रहे हो, वो जो गुलामी बनाकर या धर्मांतरण करने का प्रयास करे, तो वो अगर एकजुट हो जाते हैं और वो इतनी बड़ी जनसंख्या अगर वो रिवॉल्ट करती है, तो ये क्रिश्चियन इन्वेजन हो या इस्लामिक इन्वेजन हो, उसको तो वो उखाड़ के ही फेंकने वाले हैं। तो उस भय से उन्होंने समाज में डिवाइड एंड रूल करके समाज को फूट डालने की जो प्रयास किया, तो उसमें से ये थ्योरी का उगम हुआ है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। और तात्कालिक जो अन्य इतिहासकार जो चर्चा करते हैं, उसमें यह झूठे थ्योरी को आगे बढ़ाने में रॉबर्ट कॉल्डवेल आदि जो चर्च के अधिकारी है, या उनका जो एक औपनिवेशिक हितों को जो सुरक्षित रखने का जो एक उनका प्रयास था, ये दो बातों का एक बड़ा भाग है, इसमें पता चलता है। और हमें यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आर्य के आक्रमण के सिद्धांत के जो मुख्य प्रस्तावकों में से जो एक थे मैक्स मुलर, वो तो कभी भारत में आए नहीं थे और उन्होंने कभी संस्कृत भाषा सीखी ही नहीं थी, मगर उन्होंने भारत के बारे में यह सिद्धांत रखा है, और उसके आधार पर ये चर्च के जो बड़े पदाधिकारी है, या उनका जो भारत में उपनिवेश बनाया था, तो उसके हितों की जो सुरक्षा का जो उनका विचार का केंद्र बिंदु था, तो उसकी सुरक्षा के हेतु से ये थ्योरी उन्होंने आगे प्रचलित किया था, वो दिखाई देता है। और मैक्स मुलर पर तो पक्षपात पूर्ण होने का जो आरोप प्रत्यारोप है, वो बारंबार उस पर हुआ है। भारतीय विद्वानों के अनुसार ये सब जो अंग्रेज जो है, ये जो सब इतिहासकार या मैक्स मुलर कह रहे थे, वो सब अंग्रेजों के अनुसार ही कर रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा जो भेजे गए संदेश थे, उनमें से उनके विकृत विचार वहां स्पष्ट होते हैं। उसमें का एक संदेश मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। इट इज द रूट ऑफ द रिलीजन, एंड टू शो देम व्हाट द रूट इज, आई फील, आई श्योर, इट इज द ओनली वे ऑफ अपरूटिंग all that have sprung from it during the last 3000 years। अर्थात इसका संक्षेप में सार इतना ही है कि इसके जड़ों को, यानी उसको नंगा करके अगर देखे, तो ये निश्चित किया जा सकता है कि इन्होंने 3000 सालों में जो उगाया है, यानी इन्होंने 3000 सालों में जो संस्कृति में प्रगति किया है, तो उसको अगर उखाड़ कर फेंकना है, तो ये सब हमें करना होगा। और ये भारतीय सचिव के नाम 16 दिसंबर 1868 में, यानी 1868 के तारीख में उन्होंने एक जो पत्र भेजा था, वो इस बात का समर्थन करता है कि वे कहते हैं कि द एंशिएंट रिलीजन ऑफ इंडिया इज डूम नाउ इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट स्टेप इन, हुज फॉल्ट विल बी। यानी भारत का ये जो प्राचीन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, उनको तो हमें झंझोड़ कर रखा है और भारत के लोगों को हमने भ्रमित करके रखा है। ऐसी स्थिति में ईसाई धर्म, यानी मिशनरी यहां घुसकर अपना धर्मांतरण का काम अगर नहीं करते हैं, अपने धर्म की सत्ता यहाँ पर स्थापित नहीं करते, तो इसमें किसका दोष होगा? तो मुझे यही कहना था कि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ब्रिटिश इन्वेजन नहीं, ये क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी है भारत की। क्रिश्चियन इन्वेजन थ्योरी के तहत ब्रिटिश, पोर्तुगल, डच, ऐसे अनेक देश उस समय भारत में आए थे, और उनका मूल उद्देश्य था कि यहाँ पे लोगों पर धर्म सत्ता अंकित करना, लोगों को धर्मांतरित करना, लोगों की उनके जो चर्च है उसकी संख्या को बढ़ाना, यही मूल उद्देश्य था। और ये करते समय भारत पे राज्य करके यहाँ की साधन संपत्ति, कृषि संपत्ति,
हमारी जो धातु या ये जो संपत्ति है, यहाँ की वैज्ञानिक ज्ञान और परंपरा है, उसको लूट कर लेके जाने का उनका षड्यंत्र था। तो वो षड्यंत्र कब उनका सफल हो सकता था कि भारतीय जनता भ्रमित रहे, वो असंगठित रहे, वो आपस में लड़े, और वो आपस में लड़े रहे तो इनका राजकाज वहां शांति से चलेगा। तो डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत ये एक बड़ा षड्यंत्र और ये आर्यन इन्वेजन का सिद्धांत उन्होंने रखा है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसकी पोल खोल करके वापस वो जनता को जागरूक करके संगठित करके हमें इसका प्रतिवाद करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कार्तिक जी। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो महत्वपूर्ण सूत्र आज हमारे सामने रखे हैं, तो इससे ये बात तो हमें स्पष्ट हो गई कि आर्यन आक्रमण सिद्धांत किस प्रकार से गलत है और किस प्रकार से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और भारतीयों में भेद करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमें स्पष्ट हो गया। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक हमें पहुंचानी चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए और एक अच्छी तरह से ये शिक्षा पद्धति में भी हमारे अंदर वो डाल देना चाहिए। यह आपकी बातों से हमें स्पष्ट हुआ और इसके लिए हमें संगठित रूप से प्रयास करने होंगे, प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचानी होगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये जो धर्म विज्ञान का ये जो मालिका में आज हमने जो विषय लिया था, आर्यन इन्वेजन थियरी, तो ये अधिक से अधिक लोगों तक इसके बारे में आप जानकारी पहुंचाएं। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और इसके बारे में जागृति लाएं। मैं सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी का यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज आप ही के कारण हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिली है। इसी के साथ आज का इस धर्म विज्ञान की इस मालिका को अभी हम यहीं पर रोक रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है, यदि आपके मन में ये विषय सुनते समय कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप अवश्य अपने चैट बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स पर हमें लिख कर दे सकते हैं। आपके शंकाओं का समाधान करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।